मेरा नाम MS अख्तर है और मैं 40 इयर्स एक्सपीरियंस है हमको HSC के अंदर। और मैं सीजन्ड HSC प्रोफेशनल होने के अलावा मुझे हजारों लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है और मैं अभी रिटायर हुआ, तो हमने सोचा कि अपना नॉलेज और शेयर करें लोगों से, ताकि मेरा मिशन है कि 1 लाख लोगों को कम से कम ट्रेनिंग दी जाए। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो बहुत उकताहट होगी और भागेंगे फौरन, कैसे छोड़ के भागें, बहुत ही। लेकिन अगर समझा, इसको 2 दफे 3 दफे देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल सर्च करके उसके वर्ड को देखिए, लेकिन इसके एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक दफे मौका देती है। अगर जरा सा मिस हुआ तो फैटेलिटी। और अगर आप इसमें फेल कर गए, अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो ना आप इंटरव्यू में पास कीजिएगा, ना साइट पर काम कर सकते हैं। साइट पर काम करने के लिए ये एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज है फैटेलिटी का। तो आपको हर स्लाइड को, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रोक रोक करके देखिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं। तो मेरा एक दिन क्लास लेने का जो है, मेरी फीस 50,000 रुपीज है इंडियन करेंसी में, लेकिन मैं मुफ्त में सिखा रहा हूँ। तो सीखिए और फायदा उठाइए। थैंक यू। ओके, जैसा हमने अभी बोला कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा जल्दी बताएंगे, आपको थोड़ा गौर करने का है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सबसे पहले आप ये समझिए कि प्राइमरी हैजार्ड क्या है, जो मेन हैजार्ड क्या है, और सेकेंडरी हैजार्ड क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये नेबॉश IGC का भी क्वेश्चन है। तो प्राइमरी हैजार्ड मतलब जो प्राइमरी है, समझ रहे हैं, जो मेन जो चीजें हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक है, फायर एंड एक्सप्लोजन है, फ्लैश है, बर्न्स है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल फ्लैश। तो ये प्राइमरी हैजार्ड बोलते हैं। और इसको सेकेंडरी हैजार्ड क्या है, जिस उसके वजह से जो दूसरी चीज, जैसे कोई आदमी ऊपर से गिर सकता है, कोई आदमी के शॉक लगा तो हाथ से छूट सकता है। हेल्थ हैजार्ड हो सकता है फ्लैश से, या टॉक्सिक गैसेस लीकेज होने से। दिमाग पर झटका लगेगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना भाई। तो ये इसका, तो ऐसा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और नेबॉश IGC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी 4 प्राइमरी हैजार्ड, 4 सेकेंडरी हैजार्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक है क्या एक्चुअली? तो इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में आप जानने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आदमी के कोई भी चीज छूता है, जैसे कि हम ये चीज छुआ तो हमको कोई चीज ऐसे करके पिन गड़ी, तो हमको उससे मैसेज जाता है दिमाग में, करेक्ट? तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक इंपल्स है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ज्यादा मिकदार में जाएगी। इट इज ए सडन एंड एक्सीडेंटल स्टिमुलेशन हो जाता है ऑफ द ह्यूमन बॉडीज नर्वस सिस्टम एज ए रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मल भी आपको मैसेज उसी से जाता है, लेकिन जब भी एक दफे झटका पड़ता है तो ज्यादा हो गया और नर्वस सिस्टम पूरा बेचैन हो जाता है, क्या इंपल्स आ रहा है। तो शॉक होता कैसे है? मोटा मोटी आप ये जानिए, समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ चुनता है, जिसका अर्थ का जो है वो क्या बोलते हैं, ओम्स वैल्यू कम है ना, यानी कि रेसिस्टेंस कम है। वो सीधे आएगा तो जमीन में जाएगा। अगर भींगी मिट्टी में खड़े हुए तो ज्यादा जबरदस्त शॉक लगेगा। अभी बताएंगे कि क्या होता है। इफ यू टच 2 वायर्स, जैसे कि हम 2 अगर तार को छू दें तो लगेगा। अगर हम एक तार छुए और न्यूट्रल को छुए तो लगेगा। जैसा हमने बताया, ग्राउंड पर खड़े हुए तो लगेगा। फ्लैश ओवर इन्वॉल्विंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये शॉक इस तरह से होता है। अभी आपको सिर्फ ज्यादा इसमें तस्वीर देख के घबराइएगा मत। जैसे कि बाई साइमल्टेनियसली टचिंग द फेज एंड न्यूट्रल कंडक्टर। तो क्या होता है, कंप्लीटिंग सर्किट जो है ना, हमेशा कंप्लीट होने की। अब ये नहीं है कि आप एक जगह नल बंद कर दिया तो बढ़िया है,
लेकिन पानी की तरह इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करना चाहती है, यानी सर्किट कंप्लीट करना बोलते हैं उसको। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फेज कंडक्टर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि सर्किट कंप्लीट होती है, ग्राउंड से होकर के जाता है। तीसरी कंडीशन होती है कि मेटेलिक पार्ट आप टच किए हुए हैं, दैट हैज बिकम लाइव इटसेल्फ, ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। तो सीवियरिटी शॉक जो है, जो इलेक्ट्रिक शॉक की सीवियरिटी डिपेंड करती है क्या कितना रेसिस्टेंस है, यानी कि किस पर खड़े हुए हैं आप, या फिर बॉडी की क्या कंडीशन है, अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो करता है, ड्यूरेशन कितने देर तक चला गया, अगर कुछ देर तक चला गया तो गया। इसीलिए आरसीडी जो रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर के बारे में आगे पढ़िएगा, टाइप ऑफ एनर्जी कितना, माने वोल्टेज एंड एम्प्स कितना है, पाथ ऑफ फ्लो क्या है, यानी कि कहां से गया, यहां से अगर जाकर के अगर इससे गया तो गया आदमी, तो हार्ट चोक कर गया, हार्ट में भी तो इलेक्ट्रिसिटी है ना यहाँ पे, अगर उसको ऊपर से दूसरा शॉक लग गया तो गया। वोल्टेज कितना है जैसा बताया। तो आप बॉडी का रेसिस्टेंस जो ओम्स, ये सब टर्मिनोलॉजी तो आप लोग जानते ही होंगे, ओम्स रेसिस्टेंस को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। तो ड्राई स्किन अगर है तो उसका कितना आप देख ही रहे हैं कितना ओम्स है, वेट है तो उसका बहुत कम हो जाता है। अगर इंटरनल बॉडी है, अगर यहां से यहां अगर 2 मिनट चले तो ये बोलते हैं हैंड टू हैंड, हैंड टू फीट, यानी कि अगर आप हाथ ये जमीन पर खड़े हुए हैं तो कितना रेसिस्टेंस कम हो गया, ईयर टू ईयर अगर कितना रेसिस्टेंस। अब ये देख ही रहे हैं कि अगर ड्राई कंडीशन है तो कितना आपको सर्किट इलेक्ट्रिसिटी कम कितना जाएगी, बहुत कम जाता है। और अगर वेट है तो कितना गया, 46 गया, सोच लीजिए कहाँ 2.3 कहाँ 46। तो वेट है अगर बॉडी कंडीशन तो आपका गए काम से। तो ये अब बताया गया, इसमें ज्यादा ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि ये जो है वो इफेक्ट ऑन ह्यूमन जो है कितना करंट फ्लो करेगा उसका बताया हुआ है इसमें, कितना ज्यादा। देख रहे हैं यहाँ पर आदमी जो है, ये देखिए मर भी सकता है, देख रहे हैं लेस देन 10 मिली एम्पियर, मोर देन 3 सेकेंड होगा 50 मिली एम्पियर होगा तो गया काम से। तो यही इसीलिए पहले बोला ना कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो एक दफे मौका देती है, इसलिए बहुत जरूरी है चीजों को समझना। और एज एचएससी प्रोफेशनल आपको इस पर खास ध्यान देना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कुछ गड़बड़ाया तो पूरा बवाल हो जाता है, तो आदमी मर जाएगा, पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो वोल्टेज के हायर द वोल्टेज हायर द सिवियरिटी ऑफ द शॉक, सिंपल सी बात है। पाथ ये होता है, देख रहे हैं यहां पर भी दो सर्किट टू सर्किट, जैसा अभी आपको ड्राइंग में बताया। तो अब हम लोग देखें कि प्रोटेक्शन क्या क्या है, ये सब तो हम लोग मोटा मोटी जान लिया। अब प्रोटेक्शन के लिए जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट में जैसे पढ़ा, एरिक पीडी पढ़ा ना, तो इसी तरह से इसमें आइसोलेशन है, करंट लिमिटेशन है, यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया गया, करंट को 240 से 110 कर दिया गया तो रिड्यूस हो गया। लो वोल्टेज हो गया, डबल इंसुलेशन के बारे में पढ़िएगा अभी। अर्थिंग, एक्स्ट्रा अर्थिंग दे दिया ताकि वो सर्किट बॉडी से ज्यादा दूसरी तरफ चला जाए। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ज्यादा अगर हो गया तो उसका क्या होगा, ठीक है ना, वो भी आपको अभी आप अगले स्लाइड में देखेंगे। आरसीडी क्या होता है, ये क्या होता है। तो आइसोलेशन में क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देखें कोई भी काम करेंगे अगर, या हम अगर कोई इंस्टॉलेशन ही है, अगर पैनल ही है या फिर टर्बाइन है या कुछ भी है, या फिर हमारा ट्रांसफॉर्मर ही है, उसको प्रॉपर इंसुलेट करना है। बॉडी है, पैनल बोर्ड है, तो उसको चारों तरफ से बैरिकेड करेंगे। ऐसा नहीं कि रास्ते में रख दिया, कोई उसका माई बाप पूछने वाला है। जनरेटर है तो उसको चारों तरफ से, हर आदमी वहां पर नहीं जा सकता। मोटर्स है, बैटरीज है, शुड बी इनक्लोज्ड। लो एंड मीडियम वोल्टेज ओवरहेड लाइंस शुड बी केप्ट 19 फीट अबव द ग्राउंड। समझ गए। अब आइसोलेशन स्विच होती है हर जगह पे, अभी आप आगे देखेंगे। द स्विचेस शुड बी कनेक्टेड इन फेज ओनली। ऐसा नहीं कि अर्थिंग में भी लगा दिया तो सर्किट तो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन वो डेंजरस है बहुत। जैसे घरों में भी स्विच देखा होगा कि अक्सर आप देखा होगा कि वो
फेज में नहीं लगाते वो, फेज में नहीं लगाते, बाल भू करता रहता है, तो इसीलिए होता है वो। द स्विच शुड बी इजी एंड फ्री टू ऑपरेट, यानी कि जहां पर भी मेन स्विच या जो भी है वो वहां पर उसको ब्लॉक करके नहीं रखना चाहिए। एज ए HSE ऑफिसर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब भी देखना। अब देखें, हर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डीबी बोला जाएगा, हर जगह पे आप डीबी डीबी ही सुनेंगे। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उस पर एक स्विच होना लाजमी है। अभी जैसे ट्रांसफार्मर है, पावर कैन बी टैप फ्रॉम द आइसोलेशन फ्रॉम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, अवॉइड शॉक बिटवीन, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स के जरिए ये सब चीजें अचीव की जा सकती हैं। जैसे लो वोल्टेज एक जैसे हमने बताया कि भी एक सॉल्यूशन है, 115 वोल्ट कर दिया 230 की जगह पर, या 240 की जगह पर 110 कर दिया, तो ये एक, अब ये अभी ओवर करंट किट कैट लगाते हैं ना, पहले सुना होगा आप, या आप काम कैसे करता है आप आगे देखिएगा। डबल इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन, डबल इंसुलेशन मतलब अंदर में कोई इक्विपमेंट है उसके ऊपर एक दूसरा भी इक्विपमेंट है, तो ये मैंडेटरी है, हर इक्विपमेंट का डबल इंसुलेशन होना चाहिए। जैसे आगे में आप देखें, ये निशान देख रहे हैं, ये हर इक्विपमेंट के ऊपर लगा होता है। तो double insulation is a nowadays it is mandatory. You cannot use any equipment without double insulation. ऐसा कोई इक्विपमेंट अगर परमिट ही नहीं है। 3 फेज तो होता है लेकिन ये इंटरनल कनेक्टेड होता है। अर्थिंग क्या है? न्यूट्रल अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग, ये भी होना चाहिए। अब ये जो है, इस ड्राइंग से घबराइएगा मत, ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये कि साइट पर जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहीं से हर जगह नहीं सप्लाई कर देंगे, हर जगह जगह पे सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठाया जाएगा। खुलासा ये है, सिंपल सी बात, यानी कि अगर हर कितने मीटर पर लगाना है ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो वहां से वो स्विच से स्विच ऑफ कर सके, इसीलिए सब डीबी लगाना जरूरी है। अब ये जो है कैसे हम लोग डिटेल्स ऑफ अर्थिंग, कैसे अर्थिंग क्या ड्राइंग है, इसको आप बाद में समझ लीजिएगा। आप जब साइट पर जाइएगा अभी सिर्फ ये समझ जाइए कि हम लोग अर्थिंग जो है प्रॉपरली किया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी रॉड फोर्स करके समझ लिया कि अर्थिंग हो जाएगा। तो जब भी आप साइट बनाइएगा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को, उस पर एक अर्थिंग पिट दिया जाता है। अर्थिंग पिट मतलब बोर ड्रिल करके उसमें पूरा मल मसाला कार्बन दिया जाता है, उसका मेटल ये दिया जाता है और नमक दिया जाता है, उसके बाद उसमें कॉपर रॉड डाल करके वहां पर एक अर्थिंग पॉइंट बनाया जाता है, समझ गए? तो ये सब चीजें हैं कि साइज ऑफ अर्थ लीड कितना साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। अब RCCB जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के बारे में सिंपल सी बात है कि अगर ये चीज, अगर यहां पर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर किसी ने गलती से किसी पार्ट को टच किया तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो हो गई, यानी कि यहां पर से थोड़ा ज्यादा पानी के पाइप में लीकेज हो गया समझिए, तो यहां पर ये जो चीज है ये सेंस कर लेता है फौरन, तो फौरन ट्रिप हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है। सिंपल सी बात यही है। अब ये सब स्टैंडर्ड से बहुत सारा इसका, ठीक है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड के बारे में जान जाइए। ये भी वही है, RCB कैसे होता है देख ही रहे हैं, ये कैसे सर्किट ब्रेक होती है इसमें। तो रेसिडुअल जो सर्किट ब्रेकर है वो 30 उसकी में यहाँ पर इस स्लाइड में सिर्फ ये समझिए कि आप किसी भी साइट पर जाइए तो आप मालूम कीजिए कि RCB का या रेसिडुअल RCCB का सेंसिटिविटी कितना परमिटेड है, परमिसिबल कितना है, 30 एम्प्स है, 63 एम्प्स है ना? तो ये मालूम कर लीजिए और पूरा टेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जगह बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यही मेन स्लाइड रखा है इसीलिए कि, और उसको फिर टेस्ट करवाइए, टेस्ट सर्टिफिकेट बोलिए कि दो, या आप सिर्फ मॉनिटर करने, आपको ये मालूम होना चाहिए जो RCCB है उसकी सेंसिटिविटी कितनी परमिसिबल है। तो हम लोग साइट पर का HSE रिक्वायरमेंट समझ लें। तो साइट पर जो है वो न्यूट्रल अर्थिंग होना, जैसे हमने बताया कि आपको अर्थ पिट होना चाहिए,
प्रोटेक्टिव शेड होना चाहिए। जितना भी पैनल्स टीवी बनाएंगे उसको, हालांकि बहुत से आजकल पैनल्स जो है विदाउट इसके भी आता है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि उस पर शेड लगा दो, चाहे बारिश उरिश हो या कुछ भी हो। तो अब उसमें फायर एक्सटिंग्विशर CO2 उसके बारे में बाद में बताएंगे कि किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अर्थ पिट जैसा हमने अभी बताया, अर्थ रेसिस्टेंस, फ्यूजेस, लूज कनेक्शन ऑफ केबल्स नहीं होना चाहिए, इसको आपको चेक करना होता है। हाउस कीपिंग बराबर से कचरा नहीं फैला, कि बहुत से साइड पे जाइएगा डीबी रखा हुआ पूरा कचरा फैला हुआ है, तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो। ऐसे HSE ऑफिसर आपको चेक करना है इसको। कहीं पर कनेक्शन के बारे में भी देखा कि कैसे कनेक्शन दिया जाता है, पूरा एक जगह ये करेंगे फिर दूसरी दफा करेंगे, वो आपको हम बताएंगे कभी अगर मौका लगा तो उसको ऐसे किया जाता है, फिर इसको इधर किया जाता है, या 3-4 जो हम ड्राइंग को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये पैनल है तो इस तरह का टिपिकल पैनल होता है, इस तरह का नहीं होता है लेकिन मोटा मोटी आप समझिए हाथ से बनाए हुए तो ऐसे ही हो गया। तो प्लग टॉप शुड बी यूज्ड टू अवॉइड, माने दूसरे तरह का होता है, इंडस्ट्रियल प्लग ही यूज होता है, नॉर्मल प्लग यूज नहीं होता है साइड पे। ठीक है। हैंड लैम्प जो है, जितना भी हैंड लैम्प होगा उसके अंदर ग्लास होगा, ऊपर से जाली लगी होगी, है ना। और वायर जो है बहुत इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए, और 24 वोल्टेज एम्प्स का ही, ताकि जो कॉन्फाइंड स्पेस में जब जाता है तो इस तरह का ही होना चाहिए, हैंड लगा हुआ, मैंने हैंडल के साथ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर का ये जो अक्सर हम लोग इंटरव्यू में पूछा है, क्या क्या साइट पर फायर हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है, तो बोलेगा कि साहब सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ना, कोई इक्विपमेंट घटिया है, मेंटेन खराब किए हुए हैं, कला टूट गया उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। अब उसको इसीलिए मेंटेनेंस रिजीम कैसे बनाया जाता है, इसे हम किसी वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए, वर्क कैसे करना है। ये पहले बेसिक जान जाइएगा तब आपको उधर ले जाएंगे। मेंटेनेंस नेग्लिजेंस है, इंसुलेशन फेल कर गया, तो ये सब कैसे चेक करेंगे जब आपका इंस्पेक्शन रिजीम रहेगा वहां पर कि पीरियोडिक मेंटेनेंस है, इसमें करेंगे, वाटर सीपेज हो रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो जानते ही होंगे, वो हम लोग बचपन में पहले कंघी से कागज सटाते थे ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। लेकिन जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप जो डीजल ब्राउजर जो साइट पर देखेंगे तो इसके वजह से बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लोजन हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसको किसी दूसरे स्लाइड में समझा जाएगा। इंसुलेशन का फेलियर होना, ये कैसे कैसे हो सकता है, रिडक्शन इन वोल्टेज, क्या क्या हम लोग उसकी सावधानी ले सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स के किस किस वजह से हो सकता है, तो फ्लैश के वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हीट के वजह से हो सकता है। चीफ कॉज आर पुशिंग ऑफ फ्यूज, जैसे करते हैं फ्यूज जो डालते हैं स्पार्क हो जाता है पूरा जबरदस्त, या फिर केबल डैमेज है उससे हो सकता है, किसी इक्विपमेंट के फेल होने से हो सकता है। अभी आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल फ्लैश हो गया था सऊदी के में, एक जर्मन ने एक बस बार जो था उसका परमिट टू वर्क सिस्टम का वायलेशन करके उसने पैनल रिमूव कर दिया, और लाइव बस बार था 13.8 kV का, उसके हाथ में एक सिर्फ स्पैनर था और 6 to 10 इंचेस के नजदीक गया और स्पार्क किया, वो 10 फुट फेंकाया और बहुत सीवियर बर्न हुआ इलेक्ट्रिकल फ्लैश की वजह से, उसके हेड इंजरी हुई और टोटली इनवैलिड हो गया, जबकि वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी था। तो इसलिए तो इलेक्ट्रिक फ्लैश इट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक बाहर ही है वहां से, लेकिन उसको समझ में आया कि ये थोड़ा सा कॉमन, ये हर जगह जाने के चक्कर में रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बड़ी तमाशा वाली चीज है, जहां उसको पाथ मिलेगा वहां से वो गुजर जाएगा। हायर द करंट स्लोअर द रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, द ग्रेटर इज द फ्लैश। समझ गए बात को। तो यही वजह है आर्क जो होता है, आर्क वेल्डिंग आप देखा है, आर्क वेल्डिंग जो होता है वो क्या होता है, एयर गैप से जो इलेक्ट्रिसिटी जंप जो करती है उससे टेम्परेचर पैदा होता है, जिसके वजह से मेटल तक पिघल जाता है। आप सोच लीजिए कितना जबरदस्त होगा। So being known hazards, sufficient preventive measures are taken to guard against it, like magnetic blowout coil and arc shoots. तो इसके वजह से इसको हम लोग पूरा प्रोटेक्ट करते हैं उसको। इलेक्ट्रिक फ्लैश जनरली अफेक्ट द आईज
जब इलेक्ट्रिक देखते हैं आर्क वेल्डिंग जो होता है तो उसे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, तो कितना डबल प्रोटेक्शन लगाया जाता है, नहीं तो पूरा रेटिना में छेद कर देगा। इफ ए पर्सन सीज इट विथ इट्स नेकेड आई, उसका रेटिना परमानेंट डैमेज हो जाएगा। हमारा बचपन में हमने कर दिया था तो हमारे एक आंख में डैमेज है। तो केबल रूटिंग की बात यहाँ पर आपको साइट पे देखना है। केबल रूटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक जगह पैनल लगा दिया, दूसरी जगह सब पैनल लगाया, यहाँ से वहां जा रहा है। ट्रेलिंग केबल्स जो है ना, ट्रिपिंग हेजार्ड्स होता है, तो ये आप हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ये अलाउड नहीं है। केबल एक जगह है तो उसको 7 फुट ऊपर से हैंग करके ले जाइए, और नहीं तो अंडरग्राउंड पाइप कंड्यूट डाल के ले जाइए। केबल रूटिंग लेआउट आपको मैप प्रिपेयर करना होता है पूरा, कहाँ पर डीबी रखेंगे, कहाँ पर ये रखेंगे, उसको पूरा ड्राइंग प्रिपेयर होता है, क्लाइंट को सबमिट होता है, अप्रूवल के बाद ही आप इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम कर सकते हैं। और वेल्डिंग का केबल और पावर केबल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटिंग है इसके उसके लिए, उसका दोनों का, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो दोनों का केबल भी अलग अलग होता है। कलर कोडिंग के बारे में खास ख्याल रखा जाता है, फेस का केबल कैसा होगा, रेड होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा। यहाँ की तरह नहीं कि एक केबल लिया उसको तीनों में दौड़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाहर में ऐसा, या किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता ऐसा। देखिए इस तरह से केबल ज्वाइंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि केबल एक जगह ऐंठ दिया, वो नहीं, जो है इसके बारे में टेक्निकली है, लेकिन आपने देखना कि एक दूसरा केबल देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर इसको यहाँ, ये फिर इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, यानी 3x4 इंचेस पर उसको बराबर से टाइट किया जाता है। ज्वाइंट को कभी ओवरलैप नहीं करना चाहिए, इसीलिए ज्वाइंट करने के लिए ज्वाइंटिंग किट आती है बाकायदा केबल के लिए। अब ये देखें लॉकआउट टैग आउट के बारे में आपको सेपरेटली डिटेल में पढ़ाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पर मोटा मोटी ये समझिए कि जो आपको जो सब डीवी है या मेन डीवी है, वहां से अगर कोई किसी इक्विपमेंट पर किसी जगह कोई काम कर रहा है तो उसको उस वहां से पहले हमने आइसोलेट कर देना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देनी है फ्लो को। तो जब करते हैं तो उसकी हैंडल को नीचे करते हैं, उस पर लॉक लगाते हैं, उस पर टैग लगाते हैं, किसने लॉक लगाया, किसने लगाया, ताकि इन द केस अगर दूसरा आदमी को काम करना हो अपना लॉक लगाएगा। तो हम लोग इसको लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर, ये मेजर प्रोसीजर है जो हर साइट पर सबमिट करना होता है, क्लाइंट को अप्रूवल लेना होता है और उसको मॉनिटरिंग होती है। उसकी इलेक्ट्रिकल जो परमिट है उसका ये पार्ट भी होता है। तो टैग जो है डीएक्टिवेटेड कंट्रोल्स होता है, बिल्कुल ये समझ के मोटा मोटी यही चीज है। और मैन पावर जो है, कोई भी आदमी इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकता, यह बात जान जाइए। जैसा आपको बताया एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल पर्सन होता है, सर्टिफिकेट होती है उसकी, और उसका आदमी को जो इलेक्ट्रिकल पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हेलमेट पहना, रेड हेलमेट हम लोग ने दिया है। रेड हेलमेट ज्यादातर होता है, बाकी आप कोई भी हेलमेट रखिए लेकिन उसको कम्युनिकेट कर दीजिए कि फला आदमी है। अभी जितनी भी इंस्पेक्शन है उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉर्मेट को कर करके आपने उसको रिकॉर्ड रखना होता है। अब इलेक्ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर और ब्लोन फ्यूजेस, आप अगर सुबह सुबह गए, सर्किट कोई ब्रेक किया हुआ है, आपको बता रहे हैं एक आइडिया, इसीलिए स्लाइड रखा है। अब आपको सर्किट ब्रेकर या फ्यूज ब्लोन है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं पर। अब ऐसा नहीं कि नहीं रिपेयर कर दो भाई, नहीं, ऐसा नहीं, इसीलिए बता रहे हैं कि आपने पूरा पहले चेकअप करना कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है तभी ये हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये इट इज अ टाइप ऑफ नियर मिस और इंसिडेंट, सो यू टेक इट सीरियसली, डोंट जस्ट गो एंड रिपेयर इट। अब कोई इक्विपमेंट गर्म हो रहा है, वायर्स गर्म हो रहा है, कॉर्ड है, कनेक्शन ये हो रहा है, जंक्शन बॉक्स गर्म हो रहा है, तो होशियार हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अंदर में गड़बड़ है या फिर सर्किट में गड़बड़ है। अब बार बार आरसीसी भी ट्रिप कर रहा है तो होशियार हो जाइए, समझ रहे हैं। अब आपने साइट पर जब एज एचएससी ऑफिसर आप जब राउंड कर रहे हैं तो आपने हर केबल को गौर से देखना है कि उस पर डैमेज तो नहीं है, कोई कटा छटा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ब्लो कर सकती है, किसी को शॉक लग सकता है ना। तो ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अभी भी बोल रहे हैं फिर से कि इसको 2-3 दफे देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबों को जानना चाहिए। थैंक यू।